हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे को आप सभी का स्वागत है रीलोड सीरीज के एपिसोड नंबर 1 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 को 20 मिनट के अंदर समाप्त करने जा रहे हैं। और सिर्फ थ्योरी नहीं, थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमने कक्षा 12वीं के अंदर पढ़ लिया है, तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी नया नहीं लग रहा होगा। तो चलिए पेन पेपर कॉपी निकाल लीजिए। जो 20 एमसीक्यू आज करेंगे ना, सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके लिए सब कुछ हो जाएगा कवर, बट हाँ, उससे पहले थ्योरी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एमसीक्यू करा देंगे, थ्योरी भी कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बालकों, और क्या बात है, सब कुछ इसके अंदर आ रहा भैया, ये तो पूरा चैप्टर निपटा देंगे अपन। ठीक है, हाँ, शुरू करने से पहले अगर अब तक तुमने हमारे सीयूटी के मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो संसार में कुछ भी नहीं लिया है तुम लोगों ने। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले लेना, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं होगा। और तैयार रहना, 5 तारीख को लाइव मॉक टेस्ट हो रहा होगा हमारा उन सभी बच्चों के लिए जो लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो भैया मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट को सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्या है? गेटिंग थिंग्स डन, थिंग्स डन थ्रू अदर्स, थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और आखिरी पॉइंट जो इसमें काम का है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर, ये तो 12वीं वाली डेफिनेशन है, वही काम आएगी। बस ये याद रखना कि यहां पर जो मैंने 5 पॉइंट 4 पॉइंट लिखे हैं, ये आपको इस डेफिनेशन में से याद होने चाहिए। क्योंकि आपके जो एमसीक्यू सीयूटी में आता है, उसमें इफेक्टिवनेस के बारे में पूछते हैं, उसमें एफिशिएंसी के बारे में पूछते हैं, उसमें गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर के बारे में पूछते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कराने के बारे में पूछते। मैं पूरा पी गया हूं सीयूटी के एमसीक्यू को, तो चिंता मत करो, जैसे पढ़ा रहा हूं वो करना। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है बेटा? इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइमली कंप्लीशन, लिख लो इसको, काम आएगा। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है एमसीक्यू में। पहला ही एमसीक्यू में इसी का पूछूंगा, तो याद रखें, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करें मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट कैसा होता है, तो बहुत सिंपल है सर। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जाता है। मैनेजमेंट कहीं एक जगह नहीं होता, मैनेजमेंट हर जगह होता है, हर लेवल पे होता है। क्या? हर जगह, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है? परवेसिव है। एक दिन मैनेजमेंट करेंगे कुछ नहीं होगा, हर रोज मैनेजमेंट करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर एक आदमी है तो वो किससे काम कराएगा? किसी से भी नहीं कराएगा। तो वो काम कब करा पाएगा? जब बहुत सारे आदमी हो। तो अगला पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। और देखो क्या है, आज की तारीख में मैनेजमेंट करना और आज से 10 साल पहले मैनेजमेंट करना या 20 साल पहले मैनेजमेंट करना, इन सब में बदलाव आते गए हैं। मैं आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन को जैसे चला रहा हूं, मैं कल वैसे नहीं चला पाऊंगा, अगले 2 साल बाद वैसे नहीं चला पाऊंगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है, यानी कि रेगुलर चेंजिंग है। ठीक है, अब मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, मैनेजमेंट कांट बी सीन, बट अगर सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है, अगर सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, तो हम मानेंगे कि मैनेजमेंट ओके है। यानी कि मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल प्रोसेस है। और इतना ही नहीं, मैनेजमेंट में कोई एक काम नहीं होता, मैनेजमेंट में सीरीज है। क्या है? सीरीज ऑफ वर्क है जो कि किया जाता है, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है। वो सीरीज आपके 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। सीक्वेंस के अंदर आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। एक और फीचर जो मैनेजमेंट का है, वो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी 3 अलग अलग डायमेंशन में मैनेजमेंट काम करता है। एक है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों का मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का मैनेजमेंट करना, और वो लोग क्या काम कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन का मैनेजमेंट करना। ये तीनों मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं सर, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किया जाता है 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, की ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है सर? ऑर्गेनाइजेशन 3 चीजें चाहती है। क्या चाहती है? सर्वाइवल चाहती है, जिसमें कॉस्ट कवर हो जाए। प्रॉफिट चाहती है, जिससे पैसा बन जाए। और ग्रोथ चाहती है, यानी कि आगे के लिए और काम चलता रहे। तो क्या है? एसपीजी चाहता है। ये एसपीजी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, बिना सीक्वेंस के काम
नहीं होगा। इसके बाद दूसरे लोग जो मैनेजमेंट से कुछ चाहते हैं वो है हमारी सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या चाहती है? बेटर क्वालिटी हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर दे, और इतना ही नहीं, कभी कभी हमको कुछ डिस्काउंट फायदा भी प्रोवाइड करा दे। तो ये है मैनेजमेंट के द्वारा सोसाइटी को पूरा करने वाले ऑब्जेक्टिव। तीसरे प्रकार के लोग जो मैनेजमेंट से कुछ चाहते हैं वो है पर्सनल। पर्सनल मतलब इंप्लॉय। याद रखना, पर्सनल में तुम या मैं नहीं आते, पर्सनल के अंदर इंप्लॉइज आते हैं। इंप्लॉय क्या चाहते हैं? बेटर सैलरी हो, पीयर रिकॉग्निशन हो। पीयर रिकॉग्निशन मतलब वाहवाही हो। ठीक है, लोग बोले हाँ यार इसने अच्छा काम किया है, ये आएगा सीयूटी में पीयर रिकॉग्निशन वर्ड। ठीक है जी। और इसके साथ साथ हमको जो है अच्छा स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड मिले, ग्रोथ के लिए ऑप्शंस मिले। तो ये सारी चीजें कौन चाहता है? ये एम्प्लॉइज चाहते हैं। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉइज लोग आते हैं। इसके बाद करते हैं कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। देखो, मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम कभी गोल नहीं पूरा कर पाएंगे। यानी कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाता है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है? लगातार बदलता है, तो ये एनवायरनमेंट को भी लगातार बदलता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके हिसाब से सेट करता रहेगा। तो ये क्या है? क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अपन ने पढ़ा कि मैनेजमेंट में ये भी पूरा होता है, ये भी पूरा होता है, और ये भी पूरा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करता है, मैनेजमेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट भी करता है। कहीं अलग से नहीं लाया हूं, मैं वही बता रहा हूं जो यहां से आया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो मैनेजमेंट है वो सबको साथ में लेके चलता है। ये हार्मोनी टू वर्क करता है। हार्मोनी मतलब जिससे हमें हार्म को नहीं, वो कहलाता है हार्मोनी। यानी कि सब कुछ सही तरीके से मैनेज करते हुए चलाया जाता है। अब अगर बात करें तो मैनेजमेंट 3 लेवल पे काम करता है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, यानी टॉप पे कम लोग होते हैं, मिडिल पे थोड़े ज्यादा लोग होते हैं, और लोअर पे थोड़े ज्यादा लोग होते हैं। वर्कर्स बेटा यहां आते हैं, ये याद रखना। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। टॉप लेवल में कौन आते हैं? टॉप लेवल में आते हैं सर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, ठीक है, चेयरमैन, ये लोग आते हैं। सर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पॉलिसी बनाना, इनका काम होता है बाहर से फंड लेके आना, इनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर काम का एनवायरनमेंट नहीं बनाते ये लोग, एक इमेज बेहतर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आज अंबानी जी को हम जानते हैं कौन है, वो जियो के मालिक हैं। वो मालिक नहीं है, वो जियो के मान लेते हैं चेयरमैन। अब तो चलो हो गया जो होना था, पर हम उस व्यक्ति को, उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजर। ये कौन होते हैं? जो टॉप और लोअर के बीच में कनेक्शन बिठाने का काम करते हैं। इनके अंदर डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल डिपार्टमेंट का हेड, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का हेड। इनका काम क्या होता है? ऊपर से जो पॉलिसी आई है, बड़ी बड़ी बातें आई हैं, उसको अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से समझें और आगे लोअर लेवल तक पास ऑन करते हैं। ये अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान भी बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन भी बिल्ड करते हैं आपस के डिपार्टमेंट के अंदर। तीसरे होते हैं बेटा लोअर लेवल मैनेजर। लोअर लेवल मैनेजर कौन होते हैं? ये जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, यानी कि वर्कर नहीं है, ये फैक्ट्री में देखने का काम करते हैं। सुपरवाइजर जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं। इनका काम होता है कि वर्कर से डायरेक्ट कनेक्ट करना, उनसे फीडबैक लेना, जो मिडिल लेवल ने दिया है उसको वर्करों तक समझाना। ठीक है, वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसको मिडिल लेवल तक लेके जाना। ये कौन करता है? ये लोअर लेवल के मैनेजर करते हैं। यहां तक समझ में आया? सब कुछ रिकॉल हो रहा है जो अपन ने पढ़ा था? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चैप्टर का बाकी पोर्शन। पर उससे पहले वीडियो पसंद आ रही तो शेयर जरूर करना बेटा। ये फ्री बैच तुम सबके लिए निकाला है, इसमें बहुत मेहनत जा रही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम 12th भी चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे मॉक टेस्ट में इतना दिमाग लगा के मॉक टेस्ट बना रहे हैं कि मुझे लग रहा है अब की बार इन्हीं मॉक टेस्ट में से पूरा पेपर तुम्हारा आ जाएगा। तो इसलिए एक लाइक और एक शेयर बहुत है हमारे लिए। ठीक है, और ये चैनल फिर भी नया है, 10-12 हजार सब्सक्राइबर है, देखते हैं आप सभी के सपोर्ट से कितना हो पाएगा। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट के नेचर की। तो मैनेजमेंट जो है वो साइंस के भी कुछ इफेक्ट रखता है, आर्ट के भी कुछ इफेक्ट रखता है, और प्रोफेशन की हवा है पर प्रोफेशन नहीं है आज की तारीख में मैनेजमेंट। पहले बात करते हैं साइंस क्यों है। साइंस इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है या नॉलेज है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, किताबें आप लोग पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन बनते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का कोई भी प्रिंसिपल है तो हवा में बन गया, देखा क्या हो रहा है, उसमें एक चीज अप्लाई करी और फिर सिमिलर रिजल्ट मिला तब उसको प्रिंसिपल का। तो ये साइंस में भी ऐसा ही हो रहा होता है। ठीक है, और साथ साथ में
यूनिवर्सल वैलिडिटी भी है, जो प्रिंसिपल यहाँ काम करता है वो साउथ अफ्रीका में भी काम करेगा, मलेशिया में भी काम करेगा, दुबई में भी काम करेगा। ठीक है, मेरे राज्य में कर रहा है, मेरे शहर में भी करेगा, मेरे देश में तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हर जगह अप्लाई होते हैं, इसलिए साइंस की कैटेगरी में आते हैं। आर्ट्स की कैटेगरी में क्यों आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है, पुरानी नॉलेज इसके अंदर है। ठीक है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, यानी कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से लगाता है, और साथ साथ में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उसके हिसाब से और मॉडिफिकेशन कर पाओगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का एमसीक्यू आते हैं। देखो ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो, हम रिकॉल कर रहे हैं, उसके बाद वो एमसीक्यू करेंगे जो आपके काम के हैं, सीयूटी के लेवल के। तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा लैंग्वेज को पलट दिया है। ठीक है, बात करें अगर प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज होती है। ठीक है, वो मैनेजमेंट में ही है। प्रोफेशन में एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन होता है, जो मैनेजमेंट में नहीं है। ठीक है, जैसे आपको पास करना पड़ता है, डॉक्टर बनना है तो एग्जाम पास करना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो एग्जाम पास करना पड़ेगा, सीए बनना है तो भी एग्जाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, तुम आज भी बन सकते हो। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशन में तो होती है, पर मैनेजमेंट में नहीं होती, जैसे आईसीएआई है। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये कौन है, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उन प्रोफेशन को गवर्न करते हैं, वही कानून बनाते हैं। मैनेजमेंट में तो कोई ऐसी है नहीं। और इन लोगों का, प्रोफेशन वालों का मेन होता है सर्विस मोटिव। डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, इनका मेन काम क्या होता है, सर्विस मोटिव। हमारा तो पैसे कमाना है, देखो। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट का पैसे कमाना होता है, और इसलिए ये दोनों डिफरेंशिएटेड है। मैनेजमेंट के चैप्टर में एक पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन, जो आपको समझना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाकर चलना, यानी सिंपल भाषा में बोले तो सिंक्रोनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। यानी सारे डिपार्टमेंट को, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सब एक दूसरे से मिलकर चलेंगे तो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा। अब कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक समझिए, उससे पहले ये समझिए कि ये मैनेजमेंट के फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट की एसेंस है। एसेंस मतलब नीड है, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्यों कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि ग्रुप एफर्ट को कोऑर्डिनेट कर देता है, इकट्ठा कर लेता है। सब अलग अलग काम करेंगे, कैसे चलेगा, एक हो जाओ बेहतर चलेगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन करता है, साथ साथ में कंटिन्यूअस है, लगातार करना पड़ता है। एक दिन कर लिया नहीं हुआ, रोज करना पड़ेगा। अभी ये बना रहे हैं ना हम लोग आपके लिए आगम का, जितने भी मॉक टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं, इनको करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ा, तो वो चीज सिंक्रोनाइज करके हमें समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी होता है। धीरे धीरे ये आगम के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। लास्ट में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर किसी को जानना है तो। ठीक है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, परवेसिव फंक्शन है, यानी कि हर जगह करना पड़ता है, कि एक जगह कोऑर्डिनेशन बिठा के नहीं होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ेगा। साथ साथ में ये कोई फंक्शन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ साथ में ये डेलिबरेट फंक्शन है। डेलिबरेट वर्ड यूज करना एमसीक्यू में पूछते हैं। डेलिबरेट मतलब कॉशियसली किया हुआ, जानबूझकर किया हुए फंक्शन को डेलिबरेट फंक्शन कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन तो जानबूझकर करना ही पड़ेगा, बिना कोऑर्डिनेशन के सारे फंक्शन तबाह है। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की नीड भी बढ़ेगी। 2 लोग काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कम चाहिए, 10 लोग काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, अलग अलग काम कर रहे हैं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, इसलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक जैसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। स्पेशलाइजेशन, अगर आपको किसी काम में स्पेशलाइज होना है, सबसे बेहतर करना, आपने देखा होगा, आप कभी रिलायंस स्टोर जाइए, ठीक है, कैसा परचेजिंग से लेकर के एग्जिट तक का प्रोसेस बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहता है। आप खरीद रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आई, सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ मिल जाएगा, उससे पूछ के पेमेंट करने के लिए वहां जाना है। कुछ नहीं चल रहा है, पास वाले में चले जाइए, पेमेंट करने के बाद सामान उठाया, गेट पे एक व्यक्ति खड़ा है, थप्पा लगाया, आपको बाहर भेज दिया। ये सब कुछ इतना कोऑर्डिनेशन में क्यों है, क्योंकि उनको समझ में आया कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, और ये सब चीजें स्पेशलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ती हैं। ठीक है जी, बालक ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया। अब देखते हैं कि ये चैप्टर तूने कितनी बेहतर तरीके से पढ़ा है। अगर आप यहां तक आए हो तो ये अगले 20 एमसीक्यू तुम्हारे लिए बहुत काम के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं एमसीक्यू की। जो भी अपन ने पढ़ा है एक बार देख लो, मैं 1 सेकंड का आपको, 1 सेकंड तो क्या, 1 मिनट का आपको समय देता हूं। लेट्स गो थ्रू इट, देख लो एक बार अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, और इसके बेसिस पे अपन सीयूईटी बेस्ड एमसीक्यू करते हैं, जो हमने काफी खोजबीन करके फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट आता है, पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, डेफिनेशन हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गए, फंक्शंस हो गए, लेवल हो गए। इसके बाद अपन ने नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं 20 में से आपके कितने नंबर आए। जितने भी नंबर आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पहला सवाल। इन अ कंपनी अ मैनेजर कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम बट एक्स्ट्रा मैन पावर एंड वर्क ओवर टाइम इंक्रीजेस कॉस्ट। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, अभी अपन ने पढ़ी थी एक टर्म। ठीक है, एक को कहते हैं क्या, टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क, दूसरे को कहते हैं
रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना। तो हम टाइमली तो कंप्लीशन हो गया है पर कॉस्ट बढ़ गई है, तो टाइमली कंप्लीशन हो गया यानी कि व्यक्ति इफेक्टिव तो होता है, पर क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है तो हम कहेंगे ये एफिशिएंट नहीं है। तो आपका आंसर होगा कि ये व्यक्ति इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। नहीं, 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 ये रहा इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। करेक्ट आंसर वुड बी सी एंड दिस इज द राइट आंसर। व्यक्ति इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। मैंने आपको जिस जिस पॉइंट के बारे में बोला ना, इसको याद करना, इसको याद करना, उससे ही एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कोऑर्डिनेशन का, अभी पीछे पढ़ के आया हुआ। ठीक है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट है भाई साहब, ये इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन ये भी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ये भी है, इट इज रिक्वायर्ड ओनली एट टॉप लेवल ये नहीं है, मिडिल में भी चाहिए होता है, लोअर में भी चाहिए होता है। देखो ये रहा, कहां गया भाई, ये रहा, ये रहा इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस। सब जगह परवेसिव फंक्शन था, इसने बोला टॉप को चाहिए, टॉप को नहीं, सबको चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इट इज रिक्वायर्ड ओनली एट टॉप लेवल इज रॉन्ग। प्रश्न क्रमांक 3। देखो हम प्रश्न का मैं आपको फ्लो भी समझा देता हूं हम कैसे कर रहे हैं। हम 10 क्वेश्चन वो वाले एमसीक्यू कर रहे हैं जो नॉर्मल है, 5 क्वेश्चन हम टेढ़े मेढ़े एमसीक्यू करेंगे, और 5 क्वेश्चन जो है केस बेस्ड जो आपका आता है, एक केस आता है उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, सीयूटी का फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न पे कराऊंगा। ठीक है, इट इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर दैट सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी, मैंने शब्द याद कराया था, ये शब्द आ जाए तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन, ये शब्द ही कोऑर्डिनेशन है। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी, द करेक्ट आंसर वुड बी सी, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आगे बढ़े। द मेन टास्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, याद करो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम बताया था मैंने। सुपरवाइज वर्क डायरेक्टली, ये होता है क्या, ये तो लोअर करता है। सेट कंपनी वाइड गोल, ये टॉप करता है। कैरी आउट प्लान ऑफ टॉप लेवल, ये मिडिल करता है। पर पहले सारे ऑप्शन अपन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हैंडल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी टॉप करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, कैरी आउट प्लान एंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 5वां सवाल। द इंटेंजिबल नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल किससे कह सकते हो। मैंने एक लाइन बोली थी कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, उसे देखा नहीं जा सकता, अगर सारा काम सही तरीके से हो रहा है, इफ एवरीथिंग इज इन फ्लो, इज इन प्रॉपर एग्जीक्यूटिंग मैनर, तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट है। ये रहा द इंपैक्ट ऑफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्डरलीनेस, सब कुछ ऑर्डरली हो रहा है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल कहलाता है, कि मैनेजमेंट सिर्फ समझा जा सकता है कि सब चीजें ओके हो रही हैं, दिखता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, याद करिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी इंप्लॉइज रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, इसमें क्या आएगा, एम्प्लॉय रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सर्वाइवल नहीं, ग्रोथ नहीं, प्रोवाइडिंग गोल नहीं, ये रहा, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये पर्सनल है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, गिविंग फेयर सैलरी एंड पर्सनल ग्रोथ टू एम्प्लॉयज। ठीक है, अगला सवाल। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड व्हेन वी से मैनेजमेंट मस्ट चेंज इटसेल्फ एज पर द एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट को बदलना पड़ेगा एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो मैनेजमेंट बदलता है यानी कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। करेक्ट आंसर वुड बी सी, डायनामिक। अगला सवाल। विच डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, देखो डायमेंशन कहां पढ़े थे अपन ने पढ़े थे मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑपरेशन एंड, हाँ 3 पढ़े थे अपन ने, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व मेकिंग पीपल वर्क टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ काम कराना, ये हो जाएगा आपका पीपल। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, क्योंकि पीपल जो है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर ये ऑपरेशन भी तो हो सकता है, ऑपरेशन तब होता कि जब स्पेसिफिक किसी काम के लिए बोलता कि मैनेजमेंट का ये वाला काम है, इसको पूरा करना है, तो वो ऑपरेशन होते। बट बेसिकली जनरल बता रहा है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल करेक्ट होना चाहिए है। चलिए अगला सवाल। चलिए, मैनेजमेंट इज एज अ साइंस इज कंसिडर्ड इनएग्जैक्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं है, क्यों नहीं है, सीधी सी बात है भैया, इनएग्जैक्ट मतलब सारा पूरा कंप्लीटली साइंस नहीं कहते, क्यों, क्योंकि इसमें आर्ट भी आती है, और आर्ट कौन सी है, आर्ट ये रही। अगला सवाल। कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द डैश स्टेज एंड कंटिन्यू टिल डैश, तो कोऑर्डिनेशन बिगिन एट प्लानिंग एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। देखो सेम चीज था, कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए, उसको इसने दूसरे तरीके से बोल दिया। हमने पढ़ा था प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक मैनेजमेंट होता है, तो इसने बोला कोऑर्डिनेशन तो हर जगह होता है, तो पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक होता ही होता है, तो प्लानिंग में भी होता है, कंट्रोलिंग में भी होता है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन सीधे वाले हो गए, टेढ़े मेढ़े करते हैं। क्या सवाल, मैच द कॉन्सेप्ट विद द करेक्ट डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन सही है, देखो भाई बताओ। इससे देखने से पहले ये देखो, मैनेजमेंट की डेफिनेशन ढूंढो कहां से, ये डेफिनेशन में एक टर्म याद दिलाई थी, ये लो,
फर्स्ट सी से कहां जुड़ रहा है? सिर्फ एक में जुड़ रहा है, पर क्लैरिटी के लिए एक और करते हैं। सेकंड डी से जुड़ रहा है, सेकंड डी से कह रहा है ये प्लानिंग, सेटिंग गोल, डिसाइडिंग हाउ टू अचीव। बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी। लेट्स चेक इट आउट, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 12वां सवाल। मैच द कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड एमसीक्यू है ये। परवेसिव, देखो फर्स्ट का सी अगेन दिख रहा है मुझे, मल्टी डायमेंशनल, ये रहा। अरे वाह, फर्स्ट का सी सेकंड का डी वापस आया, फर्स्ट का सी सेकंड का डी, फर्स्ट का सी सेकंड का डी, अरे दो में है यार, फंस गए। अब देखो थर्ड से पता लगेगा, थर्ड इंटेंजिबल फोर्स कैन नॉट बी सीन। ठीक है, थर्ड का ए करेक्ट है, नहीं थर्ड का बी, सॉरी थर्ड का बी है, तो ये करेक्ट हो गया। जल्दीबाजी में नहीं करना, आराम से करना है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट आंसर वुड बी सी होना चाहिए। सही है, चलिए अगला सवाल। अगेन मैच द कॉलम है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मैच द कॉलम है। ऑर्गेनाइजेशन, सोशल पर्सन, एफिशिएंसी। तो देखो एफिशिएंसी मीट कर रहा है मिनिमम कॉस्ट से, ये तो फोर्थ डी से मिल गया, ये होना चाहिए फोर्थ डी से। पर्सनल ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल, हो गया ये दोनों सही है। क्या है आंसर? ए बी टू सी सी डी, चलो ठीक है, आंसर ए बी टू सी सी डी और फोर सी, थ्री सी और फोर डी, चलो सही है, परफेक्ट है। चौथा सवाल, अब देखो ये क्या है, ये एक मल्टी करेक्ट ऑप्शंस आते हैं सीयूईटी के अंदर, यानी कि जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। तो पहले अपन रीड करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय अलाइंग इंडिविजुअल एफर्ट, सही है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, ये भी सही है। मैनेजमेंट गारंटी सक्सेस, नहीं भाई। मैनेजमेंट ब्रिंग डिसिप्लिन स्टेबिलिटी, सही है। तो ये तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी, बोला क्या बात है, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन के बारे में स्टेटमेंट है, क्या है? मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, होती है। मैनेजमेंट मस्ट होल्ड अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, नहीं। इट मैनेजमेंट हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेटेड बाय एसोसिएशन, लीगली बाउंड। देखो कोड ऑफ कंडक्ट तो होता तो है, हम कहते तो है कि मैनेजमेंट के एथिक्स है, बट कोई लीगल फाउंडेशन नहीं होती, तो ये भी गलत है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन हु कैन अपॉइंटेड मैनेजर, ये भी सही है, तो पहला सही है और डी सही है, ए एंड डी ओनली, करेक्ट आंसर ए एंड डी ओनली। अगला सवाल, अब देखो ये जो सवाल आते हैं ना, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी केस स्टडी आपके सामने आती है, और एक केस स्टडी में से 5 सवाल होते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक अराइज एंटरप्राइज की केस स्टडी है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम केस स्टडी को पहले रीड करते हैं पूरा, फिर उनमें से 5 अलग अलग सवाल है, देखो 16 17 18, ओ भाई ये गलत आंसर नहीं देना, रुक जा भाई, हाँ हाँ, तो ऐसे 5 सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अराइज एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देखो 12th में ना केस स्टडी को पढ़ने का तरीका लगता, हम नीचे से पढ़ते थे, यहाँ ऊपर से पढ़ेंगे। तो अराइज एंटरप्राइज इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट रिसेंटली फेस्ड अ क्राइसिस, ठीक है। द कंपनी वाज प्रोड्यूसिंग गुड्स इफेक्टिवली, गुड्स एफिशिएंटली, ठीक है, एफिशिएंटली यार टिक लगा देंगे, एफिशिएंटली कर रही है, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड यूजिंग कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। हाउएवर ड्यू टू पुअर मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन द प्रोडक्ट डिड नॉट रीच द टारगेट ऑन टाइम, ठीक है, नॉन इफेक्टिव है ये, ठीक है। तो यहां देखो, या तो मुझे पहले ही मिल गया, तो इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट ये हो जाएगा, नहीं, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव ये हो जाएगा, तो बी होना चाहिए इसका, तो ठीक है। द कंपनी डिड नॉट अचीव इट्स सेल्स टारगेट, टू ओवरकम दिस टॉप मैनेजमेंट कंडक्टेड एनवायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है, एंड चेंजेस प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, एनवायरमेंटल एनालाइज किया और स्ट्रेटेजी बदल दी, किसने? टॉप ने। मिडिल लेवल वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट, मिडिल को इंप्लीमेंटेशन का काम मिला। सुपरवाइजरी लेवल को बोला कि आप प्रोडक्शन की क्वालिटी चेक करो। द मैनेजमेंट इनकरेज एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कराई उन्होंने, एंड एनवायरमेंट बनाया ओपन कम्युनिकेशन का, ठीक है, और ओवरऑल गोल था अचीवमेंट ऑफ टारगेट। सिंपल, 5 एमसीक्यू देखते हैं। पहला, टारगेट पूरा हुआ पर कॉस्ट नहीं सेव हुई, तो एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। चेंजिंग स्ट्रेटेजी आफ्टर एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये क्या फीचर बताता है? आप इसको नहीं भी करोगे, इसको एक बार रीड करके क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो तो डायनामिक कहलाएगा। डेलीगेशन ऑफ मिडिल एंड सुपर एंड ऑपरेशन लेवल शोज, क्या शो करता है? अरे भैया सिंपल सी कहानी है, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट शो करता है कि मिडिल है, ऑपरेशन है, तो ये क्या है? और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट शो कर रहा होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तब होता है जब एक व्यक्ति किसी और को भेज रहा होता है। नाइन, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज इंक्रीज, क्या करेंगे सर? अगर
प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इंडिकेट ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन किसके अंदर आता है? तो सर सिंपल है, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टिंग इकलौता कहीं नहीं है, तो स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग ही आंसर होगा। याद रखें एमसीक्यू में सही वो नहीं है जो सही है, सही वो है जो सबसे ज्यादा सही है। अगला सवाल, अंतिम सवाल, इंश्योरिंग कनेक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रमोशन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शोज, कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है तो क्या शो कर रहा है? सर ये कोऑर्डिनेशन को शो कर रहा होगा। बड़ा सिंपल है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा चैप्टर यहां पर हो जाता है समाप्त। कल मिलेंगे सेम टाइम पे अगले चैप्टर को लेके, पर उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद आप ले ही नहीं पा रहे होगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम सीट हमारी रह गई है, तो जाके ले लेना, ठीक है। इंग्लिश और जनरल के चाहिए तो 349 के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको डोमेन चाहिए पूरा अकाउंट्स इको बिजनेस तो आपको 49 में मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट हैं, मैं ज्यादा 20 30 40 नहीं दूंगा, 10 दूंगा, पर उनसे काम हो जाएगा, 11वां भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और इनके साथ साथ 3 ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी हम लोग अरेंज करा रहे हैं, जिसकी जानकारी बड़ी ही जल्दी आपको मिल रही होगी। जो लोग ये लेंगे उनके लिए होगा, ठीक है ना, जहां पर सब जितने भी बच्चे लेंगे, जैसे हमने 2000 की सीट रखी तो 2000 बच्चे एक साथ वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे एक ही टाइम पे, प्रॉपर रिजल्ट वगैरह भी आ रहा होगा। और अगर आपको सब चाहिए, यानी कि ये तीनों और इंग्लिश और जनरल भी चाहिए, तो 799 में मिल जाएगा। कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए तो 199 के अंदर अवेलेबल है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, अगर अब तक आपने नहीं लिया तो यू आर लेट, ठीक है। सो डोंट बी लेट, ओपन द गेट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना।